नमस्कार सभी को। इजी केमिस्ट्री बाय अंकित दीक्षित एंड जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल का ये दूसरा वीडियो है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं मॉडल्स के बारे में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा किस तरीके से परमाणु को समझाने के लिए बहुत प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए गए। उनमें से जो प्रमुख मॉडल हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम में प्लस एकेडमिक में, चाहे आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का सिलेबस उठा के देखें, जो मॉडल्स मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ ये सारे मॉडल आपके सिलेबस में आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। इजी कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ते हैं। ना तो ये आप लोड लेके पढ़ाई करेंगे जनरल साइंस है या फिर केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, हार्ड हो सकते हैं, हमारे समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा। देखिए, प्रयास कीजिए, सकारात्मक प्रयास करोगे निश्चित रूप से आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ वो है रदरफोर्ड को मॉडल को बताने के लिए, परमाणु मॉडल को बताने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किया। कुछ क्रम में आपको बता देता हूँ। रदरफोर्ड मॉडल बड़ा फेमस मॉडल है, आपको पता ही होगा। थॉमसन मॉडल भी बड़ा फेमस मॉडल है, आप अच्छे से जानते ही होंगे। इसके बाद बोर मॉडल का सुधार। रदरफोर्ड मॉडल के अंदर कुछ दोष थे, उस दोष में इम्प्रूवमेंट लेके आए थे बोर, तो बोर मॉडल सुधार अपन पढ़ेंगे। और बोर मॉडल में कुछ दोष थे, उसका इम्प्रूवमेंट किया था सोमरफेल्ड ने। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें, ये जो टॉपिक्स हैं अच्छे से समझ में आएँ और आप इन्हें अच्छे से अप्लाई कर सकें और कंपटीशन प्लस एकेडमी में अच्छा स्कोर कर सकें। सबसे पहली बात करते हैं परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, ये रदरफोर्ड मॉडल सबसे पहली बात है। परमाणु आपको पता चल गया होगा क्या होगा। मूलभूत कण मिलकर परमाणु का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु निर्माण करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल क्यों बोला गया? क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल इसलिए बोला गया है, ध्यान समझिएगा। पहला प्रश्न ये है कि इनका जो नाम था, वैज्ञानिक का नाम क्या था? एर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसी कारण से इसे रदरफोर्ड मॉडल कहा जाता है। वैज्ञानिक का नाम क्या था? एर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये इनका एक छायाचित्र है। कब दिया था? 1911 में दिया था। ध्यान से समझिएगा, ये मॉडल कब प्रस्तुत किया गया था? 1911 में प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता क्या था? इसमें अल्फा कणों की बमबारी। ध्यान से समझिएगा, इसमें अल्फा कणों की बमबारी करवाई थी। किसके ऊपर अल्फा कणों की बमबारी इन्होंने करवाई थी? तो एक सोने की पतली पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की इन्होंने बमबारी कराई थी। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं मॉडल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा क्या है इस मॉडल के अंदर। बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। और जैसे समझ में आया फटाफट अप्लाई कीजिएगा, डिजिटल नोट्स बनाइएगा और बारंबार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और जहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हें सॉर्ट आउट कीजिएगा। जैसे मानते हैं अपन ने बोला अल्फा कण की, ये अल्फा गन है, गन मतलब बंदूक, अल्फा मतलब बंदूक में वैसे तो गोलियां छूटते हैं। यहाँ पर एक ऐसी गन अपन लेंगे जिससे अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे। अब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। ये मान लेते हैं एक सोने की पतली पन्नी है। ये क्या है? एक सोने की पतली पन्नी। देखिए, इसके 3 भाग आपको नजर आ रहे होंगे। अप एंड डाउन में एक पतला पार्ट नजर आ रहा होगा, सेंटर में आगे आपको एक गोला नजर आ रहा होगा और बीचों बीच आपको एक और छोटा गोला नजर आ रहा होगा। देखिए क्या है, मैंने अल्फा कणों के पार्टिकलों की बमबारी कराई। तो मैंने अल्फा कणों की जब इस सोने की पतली पन्नी पर उसको निशाना मार के भेजा तो क्या हुआ? तो मैं देखता हूं कि अल्फा जो पार्टिकल हैं वो सोने की पतली पन्नी को भेद कर, यानी इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा पार्टिकल सीधे मतलब सोने की पतली पन्नी को भेद कर निकल गए। इसका क्या मतलब मैं निकालूंगा कि नाभिक का अधिकांश भाग खोखला होता है। देखिए, कुछ वेरिएशन नहीं आया। जैसे सोने के मतलब सोने की पतली पन्नी, जैसे अल्फा गन से अपन ने अल्फा पार्टिकल बाहर निकाले तो बिना अपना मार्ग बदले कोई इनमें वेरिएशन नहीं हुआ। कोई इन्होंने अपने जो पाथ था, अपना जो पथ था, उससे न तो किसी प्रकार डिस्ट्रक्शन हुआ, वो सीधे सीधे उससे भाग को भेद कर निकल गए। मतलब नाभिक का अधिकांश भाग कैसा होता है दोस्तों? तो नाभिक का अधिकांश भाग खोखला होता है। ध्यान से समझिएगा। एक तरफ तो क्या हुआ और एक तरफ उसका क्या निष्कर्ष निकाला है मैंने लिखा हुआ है। सेकंड क्या हुआ देखेंगे आप ध्यान से। तो अल्फा गन से जो अल्फा पार्टिकल निकले तो एक बीच वाला जो गोला मैंने बना रखा है, तो जैसे उस गोले पर गए और इन्होंने अपने मार्ग से हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब मार्ग से हल्के से विचलित हो गए। विचलित हो गए तब क्या हुआ? विचलित हो गए तो एक वेरिएशन आया और उस वेरिएशन का क्या निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने? ध्यान से देखिएगा। उन्होंने बोला कुछ कण 100 में से 0.5, अधिकांश कण तो बिना अपना मार्ग बदले निकल गए, पर 100 में से कुछ कण ऐसे थे, यानी 0.5
पार्टिकल्स ऐसे थे जो अपने मार्ग से विचलित होते हैं, अर्थात अपने मार्ग से हल्का सा विचलन पैदा कर जाते हैं। जाना उन्हें सीधा था, सीधा न जाके अपना मार्ग हल्का सा बदल लेते हैं। तो ये तो उन्होंने देखा, क्या हुआ, इसका क्या निष्कर्ष उन्होंने निकाला, ध्यान से देखिएगा। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि नाभिक का कुछ भाग क्या होता है, सक्रिय होता है, द एक्टिव पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, एक्टिव पार्ट है। कुछ भाग ही सक्रिय होता है, अधिकांश भाग तो खोखला होता है, पर कुछ भाग ऐसा होता है जो एक्टिव होता है। एक्टिव मतलब सक्रिय होता है। अब जो मैं आपके सामने एक्सपेरिमेंटल वर्क बताने वाला हूं, देखिएगा ध्यान से। एक कण गया, अब की बार कहाँ टकराया, जो मैंने जो डायग्राम बनाया था इसमें एक बीच वाला गोला बनाया था, उस गोले के बीचों बीच टकराया और बीचों बीच टकरा के वापस उसी दिशा में मुड़ गया जिस दिशा से वो आया था। तो ये जो विचलन है, ये जो मार्ग से विचलित हुए हैं, वो कितने विचलित हुए हैं, जिस दिशा से आ रहे हो वापस उसी दिशा में लौट जाओ, यानी 180 डिग्री एंगल से ये विचलन हुआ है। अर्थात क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। कण 10,000 में से एक कण जो पूर्ण विचलित हो गया, अर्थात 180 डिग्री एंगल पर पुनः लौट आया। 10,000 में से 180 डिग्री एंगल, 10,000 में से एक 180 डिग्री एंगल पर लौट आया। ये घटना रदरफोर्ड को फेमस करने वाली थी। ये घटना ऐसी थी जैसे कि आपने एक तोप का गोला छोड़ा है, सामने एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो तोप का गोला कागज के टुकड़े से टकराता है और पुनः उसी दिशा में लौट जाता है जिस दिशा से वो आया था। तो इस पॉइंट, इस जो प्रेक्षण उन्होंने किया था, ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, जो उन्होंने देखा, ये वाकई में अचंभित करने वाला था कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या निष्कर्ष उन्होंने निकाला, नाभिक का केंद्र वाला भाग यानी सेंटर पॉइंट ऑफ न्यूक्लियस, वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाईली स्ट्रॉन्ग होता है, वो काफ़ी शक्तिशाली होता है। और वो पार्ट क्या होता है, वो धनावेश होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है। तो ये एक रदरफोर्ड ने मॉडल बताया परमाणु का। तो इस परमाणु के मॉडल को आप बहुत अच्छे से समझिए कि इसका अधिकांश, देखिए जो ब्लू लाइन में आपको लाइनें नजर आ रही हैं, नाभिक का अधिकांश भाग खोखला। पहला पॉइंट, नाभिक का कुछ भाग सक्रिय, और नाभिक का केंद्र वाला भाग क्या होता है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। ऐसा किसने बोला, रदरफोर्ड ने बोला। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत ये कहलाता है, परमाणु मॉडल ये कहलाता है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, इसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल में समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अपन अपना बात करते हैं या फिर कोई अपराधी की बात करो, एक कोई क्रिमिनल की बात करो, अगर वो एचएस है, मतलब किसी थाने में वो एचएस है, बोलने का मतलब ये है कि उसको पुलिस थाने में पकड़ने के लिए अपराधी घोषित किया हुआ है, इसको पकड़ना, इनामी अपराधी। अब क्या होता है, वो किसी गांव में जाता है, मान लेते हैं किसी गांव में गया जहाँ पर थाना पड़ रहा है, या फिर कोई शहर में गया जहाँ थाना पड़ रहा है। आपने देखा होगा वो पूरे शहर में आराम से घूम फिर सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम है क्या, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब क्या हुआ कि थाना है, पर थाने का क्या हुआ, अधिकांश भाग कैसा है, खोखला। खोखले का मतलब क्या हुआ, उस शहर में कहीं से भी वो आ जा सकता है। पर अगर मैं थोड़ा अभी सेकंड पार्ट को चेंज करूं, अगर वो थाने के आसपास जा रहा है, बोलने का मतलब सामने थाना है और वो अपराधी है और वो उस थाने के पास में से गुजर रहा है, तो जैसे ही वो पुलिस वालों को देखेगा या पुलिस की जीप देखेगा या थाने को देखेगा, तो वो अपने मार्ग से हल्का सा विचलित हो जाएगा। अर्थात उस थाने का कुछ भाग क्या है, सक्रिय है। अब तीसरा पॉइंट समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब की बार क्या हुआ, अब की बार वो अपराधी जो एचएस नामी अपराधी है और थानेदार सामने से आ रहा है, वो जैसे ही थानेदार को आता हुआ देखेगा, जैसे क्या होगा, ये तीसरा वाला, यानी वो अपने मार्ग से पूर्णतया विचलित हो जाएगा। जिस दिशा में जा रहा था उसकी उल्टी दिशा में लौट जाएगा। क्योंकि ऐसा तो थोड़ी है कि थानेदार के सामने जाएगा, तेरे में हिम्मत हो तो पकड़ के बता, तो वो इजीली पकड़ लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वो अपने मार्ग से 180 डिग्री एंगल पर मुड़ जाएगा। मतलब उस थाने का वो वाला पार्ट क्या है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो उसी तरीके से नाभिक के भी 3 भाग होते हैं। अधिकांश भाग खोखला होता है, कुछ भाग सक्रिय होता है और कुछ भाग काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल। इसके बाद अपन जो वार्तालाप करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद जाएगा रदरफोर्ड का दोष।
आपको पता ही होगा, जब कोई व्यक्ति फेमस होता है, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है, रदरफोर्ड ने एक प्रकार का तहलका मचा दिया परमाणु मॉडल देकर, तो चारों तरफ बातचीत होने लगी कि रदरफोर्ड ने मॉडल दिया है जिसमें वो एक हद तक परमाणु के बारे में अच्छे तरीके से समझा रहा है। तो कुछ व्यक्तियों ने उसके ऊपर दोष भी लगाए, कुछ व्यक्तियों ने दोष लगाए। वो क्या दोष थे, ध्यान से देखिएगा। उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम था क्लार्क मैक्सवेल। किसने दोष लगाया दोस्तों? तो क्लार्क मैक्सवेल ने दोष लगाया। ये ग्लेन मैक्सवेल नहीं है क्रिकेटर, है ना, ये क्लार्क मैक्सवेल है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे मैक्सवेल नाम आता है, अभी वैसे आईपीएल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड में मैक्सवेल, तो भाई ग्लेन मैक्सवेल ना भाई, ये क्लार्क मैक्सवेल है। ये कौन है? क्लार्क मैक्सवेल। तो क्लार्क मैक्सवेल ने दोष लगाया, किसके ऊपर दोष लगाया था? रदरफोर्ड के द्वारा दिए गए मॉडल के ऊपर दोष लगाया। उन्होंने बोला कि भाई, और किस सिद्धांत, किस आधार पर लगाया, बेस क्या था उनका? तो वो था विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत के आधार पर। आगे मैं पढ़ूंगा आपको। विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत के आधार पर उन्होंने दोष लगा दिया। किसके ऊपर दोष लगाया? रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर उन्होंने दोष लगाया। क्या दोष था देखिएगा। वो ये कहते हैं, क्लार्क ने बताया कि रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक यानी धनावेश के चारों ओर इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश, नाभिक के चारों ओर ऋण यानी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते समय इनकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी होती है और कमी से वो अपना मार्ग छोटा करते जाते हैं, पथ को छोटा करते जाते हैं, अक्ष को छोटा करते जाते हैं, और छोटा करते करते उनका पथ, उनका अक्ष, उनका रास्ता इतना छोटा हो जाता है कि अंत में इलेक्ट्रॉन किस में गिर जाता है? नाभिक के अंदर गिर जाता है। तो पहली बात उन्होंने बोली नाभिक धनावेश है। दूसरी बात उन्होंने बोली कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर यानी धनावेश के चारों ओर चक्कर लगाता है, बिल्कुल सही बात है, और रास्ता इतना छोटा करता जाता है और अंत में किस में गिर जाता है? वो नाभिक के अंदर गिर जाता है। तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है भाई, ये उन्होंने बोला। किसने बोला? क्लार्क मैक्सवेल ने। तो अब इस क्लार्क मैक्सवेल ने जो ये दोष दिया है, ये दोष किस तरीके से है? जैसे मान लेते हैं कि पूरा का पूरा परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है जो किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं? ये चक्कर लगा रहे हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। प्रश्न माइंड में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है और नाभिक में प्रोटॉन बैठा हुआ है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब ये मान लेते हैं इस वे में चक्कर लगा रहा है। अब इस चक्कर लगाते लगाते अपना रास्ता छोटा करते जाते हैं। जैसे देखिए, ध्यान से समझिएगा किस तरीके से। पहले इलेक्ट्रॉन इस पोजिशन पे आया, फिर इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे आया, फिर इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे आया, फिर इस पोजीशन पे आया, फिर इस पर, और अंत में इस पर। देखिए धीरे धीरे मार्ग इसका छोटा होता जा रहा है। तो ये क्लार्क मैक्सवेल ने दोष लगाया, बोला कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इनका मार्ग छोटा होता जाता है, और मार्ग छोटा होने की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अंततः यानी लास्ट में नाभिक के अंदर गिर जाता है। ये दोष लगाता। आगे पढ़ते हैं, दोष तो लग गया। अब कोई ना कोई तो व्यक्ति आएगा ना भाई, इसका इंप्रूवमेंट करने के लिए, इसको सुधारने के लिए, इस दोष को हटाने के लिए, रदरफोर्ड के मॉडल को वापस अस्तित्व में लाने के लिए और खुद का नाम बढ़ाने के लिए। तो इसलिए बोर, अब जो आएगा कॉन्सेप्ट वो आएगा बोर के ऊपर। ध्यान से समझिएगा, बोर मॉडल सुधार। बोर मॉडल सुधार थोड़ा सा समझेंगे। बोर मॉडल सुधार कैसे? बोर मॉडल ने 4 कॉन्सेप्ट दिए, 4 अवधारणाएं दी समझाने के लिए। किसको समझाने के लिए? क्लार्क मैक्सवेल के दिए हुए दोष को समझाने के लिए और रदरफोर्ड के मॉडल को के अंदर सुधार लेके आने के लिए। तो पहली अवधारणा बड़ी इजी है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। बोर द्वारा कहा गया कि रदरफोर्ड सर द्वारा जो इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझिएगा, बोर द्वारा कहा गया कि रदरफोर्ड मॉडल द्वारा जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में घूमते हैं, वो बात बिल्कुल सही है। यानी बोर भी सहमत है रदरफोर्ड की बात से कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में घूमते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। बोर ने भी रदरफोर्ड का समर्थन किया। और क्लार्क मैक्सवेल द्वारा ऊर्जा का ह्रास, क्लार्क मैक्सवेल एक्चुअली किस पे वर्क कर रहा था? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी होती है, इसका विरोध किया। किसने विरोध किया? किसने विरोध किया? बोर ने। और बोला, उन्होंने कहा कि वर्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ऊर्जा का ह्रास नहीं होता
होता है, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता रहता है। तो ये बात किसने बोली, ध्यान से समझिएगा, ये बात बोली बोर ने। इसका पहला कॉन्सेप्ट बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता रहता है, किसके, प्रोटॉन नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में घूमता रहता है। पर क्लार्क मैक्सवेल तो कुछ अलग ही बोल रहा। तो जब ये बात, एक आपको भी पता है, जब कोई अपन को अपनी बात रखनी होती है तो एक वैज्ञानिकों का एक समूह बैठता है, उसमें मैक्सवेल साहब भी बैठे होंगे, और मैक्सवेल साहब के सामने जब ये बात गई होगी, मैं एक आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इसको साइंटिफिक तरीके से मत देखिएगा। तो मैक्सवेल साहब भी बैठे होंगे, तो मैक्सवेल साहब के सामने जब ये बातचीत गई होगी तो उन्होंने बोला होगा, निल्स बोर क्या फालतू बात देख रहा है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते, ऐसा कोई होता है? तो उन्होंने नकार दिया। किसको नकार दिया? निल्स बोर की कही हुई बातों को। तो निल्स बोर का पहला कॉन्सेप्ट जो बड़ा इजी था कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पर कौन नहीं माना? क्लार्क मैक्सवेल नहीं माने, यानी ये अप्रूवल नहीं मिला। तो उन्होंने प्रैक्टिकली कैसे समझाया, देखिएगा। उन्होंने बोला एक परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इस पे दो प्रकार के बल कार्यरत होते हैं। एक बल इसे अंदर की ओर खींचता है, अभिकेंद्री बल, और एक बल अपकेंद्री बल जो इसे बाहर की तरफ खींचता है। एक अंदर की तरफ खींचने वाला बल और एक बाहर की तरफ खींचने वाला बल। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेंगे। आपको दो आदमी खींच रहे हैं, दोनों में बराबर ताकत है, आप गेट के बीच में हो, एक आदमी आपको इधर से खींच रहा है, एक आदमी आपको इधर से खींच रहा है, एक हाथ इस तरफ एक हाथ इस तरफ। तो आपको क्या लगता है, अगर दोनों में बराबर शक्ति है तो आप हिलोगे क्या? आप उसी जगह पर खड़े रहोगे, बीचों बीच रहोगे, ना तो इधर जा सकते हो ना उधर जा सकते हो, क्योंकि दोनों की शक्ति बराबर है। तो एक अंदर की तरफ खींच रहा है, एक बाहर की तरफ खींच रहा है, तो आपका पोजीशन क्या होगी, स्थिर होगी कि नहीं होगी? तो वही हाल किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन पर दो प्रकार के बल कार्यरत होते हैं, एक अंदर की तरफ खींचता है और एक बाहर की तरफ खींचता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है, अपने पथ पर, अपने अक्ष पर चक्कर लगाता रहता है। चलिए इसको भी समझिए, ध्यान से देखिएगा। उन्होंने बोला, ध्यान से इस बात को समझना, पहली अवधारणा में उन्होंने बोला कि जो वर्ताकार पथ होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो मैंने आपको जब इस परमाणु संरचना वाला टॉपिक चालू किया था तो मैंने आपको कोश के बारे में, उपकोश के बारे में, कक्षक के बारे में बताया था। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, बताओ उसे क्या कहते हैं? उसे कोश कहते हैं। तो ये जो वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो वो कक्षा, ध्यान से समझिएगा, ये पहली कक्षा है जिसे अपन बोलते हैं के, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ये दूसरी कक्षा है जिसे एल बोलते हैं, ये तीसरी कक्षा जिसे एम बोलते हैं, और ये चौथी कक्षा जिसे एन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्लार्क मैक्सवेल द्वारा जो बोली हुई बात है वो पूर्णतः गलत होती है, परंतु कौन मानने को तैयार नहीं है? मैक्सवेल साहब मानने को तैयार नहीं, इसलिए दूसरा कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे। अगर वो पहले कॉन्सेप्ट में मान जाते हैं तो दूसरी अवधारणा आती है। तो पहली अवधारणा बड़ी ईजी, आपके भी समझ में आ गया होगा, जब दो प्रकार के बल कार्यरत कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में कैसे गिरेगा, अर्थात प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक कक्षा होती है और वो उसी कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाता है। उन कक्षाओं के नाम मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी वापस रिपीट कर रहा हूं, KLMN, KLMN, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं, दूसरी अवधारणा आई। दूसरी अवधारणा में इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो नाभिक है, इसके बीच यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का जो गैप होता है, जो दूरी होती है, वो h/2π के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य की दूरी h/2π के बराबर होती है। वो ना तो कम होती है ना ज़्यादा होती है। आप ध्यान से समझिएगा, अगर अप यानी ऊपर से देखें तब भी h/2π, आप इसे राइट से देखें तब भी h/2π, आप इसे डाउन से देखें तब भी h/2π, और आप इसे लेफ्ट से देखें तब भी जाके कितना होगा, h/2π। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य का जो दूरी होती है, जो गैप होता है, वो किसके बराबर होता है, h/2π के बराबर होता है। वो किसी भी एंगल में कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है। कम या ज़्यादा नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है, ना तो अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ में ही चारों तरफ घूमता है, क्योंकि इसके और इसके मध्य का जो गैप है वो किसके बराबर होता है, h/2π की।
अब आपके भी समझ में आ गया होगा, मेरे भी समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रॉन स्थिर है, इलेक्ट्रॉन अब पास में जा नहीं रहा। अब इलेक्ट्रॉन पास में नहीं जा रहा है तो किस तरीके से वो नाभिक में समाएगा, पर ये बात किसके समझ में नहीं आई, मैक्सवेल साहब के समझ में नहीं आई। पर मानते हैं वहां पर 100 वैज्ञानिक बैठे थे। पहली अवधारणा में 10 से 15 या 20 जने एग्री हुए, दूसरी अवधारणा में 30 से 35 बंदे एग्री हुए। अब किसी भी अगर अपन को किसी भी टॉपिक को सामने वाले के सामने उसका अप्रूवल लेना है तो कम से कम 60% जनसंख्या तो अपने पक्ष में होनी चाहिए। तो वहां पर बैठे कम से कम 60 वैज्ञानिक तो पक्ष में होने चाहिए। अभी 30 से 35 वैज्ञानिक तो मान गए, बिल्कुल सही कह रहा है बोर के इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में नहीं जाएगा। पर मैक्सवेल साहब को पता था अगर मैं मान गया तो मेरा दोष की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, इसलिए मैक्सवेल साहब कहते ऐसा क्यों होता है, इसने जाके नापा क्या, अरे बोर ने कौन सा जाके नाप लिया, ये सब फालतू ऐसा होता है क्या। तो ऐसा किसने बोला, बोर को क्लार्क मैक्सवेल ने बोला होगा। तो फिर बोर ने बोला मुझे पता था तू नहीं मानेगा, इसलिए मैं तीसरा कॉन्सेप्ट और लेके आया। तो तीसरा कॉन्सेप्ट और ध्यान से समझिएगा। तीसरी अवधारणा कुछ इस तरीके से, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, जब भी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो उत्सर्जन होता है। आपको भी पता है ऊंचाई से अपन नीचे, मतलब अपने पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, और अगर हमें अमीर से गरीब की तरफ जाना है तो उन पैसों का त्याग करना पड़ेगा, मतलब उत्सर्जन करना पड़ेगा। उत्सर्जन का मतलब होता है त्याग करना। तो इलेक्ट्रॉन जो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसी का मैं उल्टा आपको समझाऊं, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, अब की बार उल्टा है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, पहली बार उल्टा था। उच्च से निम्न में आना है तो उत्सर्जन करना पड़ेगा, पर हमें निम्न से लो से हाई में जाना तो क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रहण करना पड़ेगा। ग्रहण मतलब अवशोषण। तो कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। एक तरफ उत्सर्जन है, जब आप ऊंचाई से नीचे पे आते हैं या हाई से लो पे आते हैं तो उत्सर्जन है, और जब आप लो से हाई पर जाते हैं तो आपको अवशोषण करना पड़ेगा। तो अब ये तीसरी अवधारणा बोर की बड़ी इजी है कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अंतर बराबर रहता है, अर्थात जितना अवशोषण होता है उतना का उतना उत्सर्जन होता है। तो ऊर्जा में किसी प्रकार की कोई कमी होगी क्या? कोई इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में जा रहा है, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न में आ रहा है, उतने के उतने इलेक्ट्रॉन निम्न से कहाँ चले गए, उच्च में चले गए, तो ऊर्जा की कोई कमी होगी क्या? ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में ही चक्कर लगाता है, वो अपने मार्ग को छोटा नहीं करता है, अर्थात किसके पास में नहीं जाता है, वो नाभिक के पास में नहीं जाता है। ऐसा किसने बोला? ऐसा बोर ने बोला। अब जाके 70 to 80% वैज्ञानिक बोले हैं कि निल्स बोर जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन अपना पद छोटा नहीं करेगा। अब की बार मैक्सवेल का मुंह देखने लायक था, उसे पता था कि मैं गलत साबित हो रहा हूं और हो सकता है कि मेरी बात को नकार के इसको अप्रूवल मिल जाए, इसकी बात सत्य हो जाए और रदरफोर्ड मॉडल का इम्प्रूवमेंट कहलाए। तो अब की बार भी मैक्सवेल से पूछा गया कि आप सहमत हो, तो मैक्सवेल साहब कहते हैं नहीं, ऐसा कोई होता है कि उत्सर्जन अवशोषण, ये भी बोली हुई बातें हैं, भले छोटे मन से बोला होगा पर बोला होगा। इसीलिए चौथा कॉन्सेप्ट आया। अब अपन चौथा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। चौथा कॉन्सेप्ट ये कहता है ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन h म्यू की इकाइयां हैं। अब मैथमेटिकल बात हो गई, ये तो सारी थ्योरेटिकल बात थी। तो अब क्या हुआ कि एक टास्क आया कि इन सब चीज़ों को आप मैथमेटिकल वैल्यू में, कुछ ऐसी वैल्यू में रिप्रेजेंट करो जिससे मैथमेटिकल भी आपकी बोली हुई बातें सत्य साबित हों। तो फिर निल्स बोर ने बोला कि ये अवशोषण और उत्सर्जन जो ऊर्जा की इकाइयां हैं वो किसके बराबर होती हैं, h म्यू के, जो क्वांटा कहलाती हैं, जो कि क्या कहलाती हैं, क्वांटा कहलाती हैं। यहाँ पर E बराबर h म्यू बराबर c अपॉन लैम्डा, तो E बराबर sc अपॉन लैम्डा, h इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट। यहाँ पर h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। यहाँ पर c क्या है, प्रकाश का वेग है, जिसका मान आपको पता है 3 × 10⁸ होता है। और लैम्डा क्या है, ये तरंग दैर्घ्य, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ।
तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है। चौथा कॉन्सेप्ट बड़ा इजी था कि जो एनर्जी है, जो उस अवशोषण और उत्सर्जन वर्ड में यूज कर रहा हूं, वो किसके बराबर है, एच म्यू की यूनिट्स के रूप में होता है, जिसे अपन किस नाम से पुकारते हैं, जिसे अपन क्वांटा कहते हैं। तो ये इसकी चारों अवधारणा। अब जाके मैक्सवेल साहब से पूछा गया कि आप अब सहमत हैं, तो मैक्सवेल साहब ने बोला कि हाँ ठीक है, निल्स बोर बोल रहे थे जो सही है, मैं तो पहले ही बोल रहा था, निल्स बोर बोल रहे थे सही है, पर हाँ चलो। तो ऐसे करके कौन माने होंगे, क्लार्क मैक्सवेल। और किसकी बात अप्रूवल में चली गई, निल्स बोर का सुधार बिल्कुल सही था, जिसने किसके बारे में एक्सप्लेन किया, रदरफोर्ड के बारे में एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर जाके देखिए 3 टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हुए होंगे। पहला टॉपिक कौन सा था, रदरफोर्ड का मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड के मॉडल पर लगा दोष, और तीसरा रदरफोर्ड मॉडल का सुधार। अब बात करते हैं कुछ दोष। रदरफोर्ड मॉडल पे भी कुछ दोष लगे, कुछ वैज्ञानिकों ने इनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाए। वो क्वेश्चन मार्क क्या थे और किस बेस पर उनके ऊपर दोष लगा। सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पूर्णतया नहीं समझा सका। रदरफोर्ड जो है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम भी मैं आपको आगे समझाऊं, फिलहाल बेसिक चीज समझिए। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को पूर्णतया समझा नहीं सका। कौन नहीं समझा सका, निल्स बोर नहीं समझा सका। आगे बढ़ते हैं, भारी तत्वों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर सका। छोटे तत्व, हल्के तत्वों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो की जा सकी, पर भारी तत्वों की स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। हल्के तत्वों में भी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या वो नहीं कर पाया। तीसरा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र में जीमान प्रभाव और विद्युत क्षेत्र में स्टोक प्रभाव दोनों फेमस फैक्ट हैं जो कंपटीशन एग्जाम में हो सकता है शॉर्ट नोट में पूछे जा सके। जीमान प्रभाव निम्न में से क्या है, स्टोक प्रभाव निम्न में से क्या है, इनकी भी व्याख्या कौन नहीं कर पाए, निल्स बोर नहीं कर पाए। आगे बढ़ते हैं, परमाणु के रासायनिक आबंध द्वारा अणु बनने की क्षमता की व्याख्या भी नहीं कर पाया। परमाणु आपस में बंध बना के कैसे अणु बनाते हैं, इसका भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किसके द्वारा नहीं हो पाया, निल्स बोर के द्वारा नहीं हो पाया। तो ये 4 दोष लगे थे निल्स बोर के ऊपर। हो सकता है निम्न में से कौन सा दोष निल्स बोर का है, या फिर उक्त दोष किसका है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर निम्न में से उपरोक्त, जैसे 4 ऑप्शन आपको पूछा गया है कि निम्न में से बोर मॉडल का दोष क्या है। हो सकता है इन 4 में से एक पॉइंट आपको अवसद में मिल जाए, तो 4 पॉइंट माइंड में रख दीजिए। पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। सेकंड पॉइंट, किसकी, भारी तत्वों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। जीमान और स्टोक प्रभाव के बारे में नहीं समझा सका। और चौथा, परमाणु से कैसे अणु बनते हैं यह एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये दोष थे, किसके दोष थे भैया, निल्स बोर मॉडल के दोष। आगे बढ़ते हैं, थॉमसन मॉडल बड़ा इजी मॉडल है, देखिएगा ध्यान से। थॉमसन मॉडल 1898 में दिया गया था। क्या था यह मॉडल में, ध्यान से समझिएगा। इस मॉडल में बताया गया है कि ये जो परमाणु है एक धनात्मक गोला है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 होती है, जिसकी त्रिज्या जो है बहुत छोटी 10⁻⁻10 इसका रेडियस होता है, और एक धनात्मक गोला होता है। इस थॉमसन मॉडल को ध्यान समझिएगा। इसने बोला जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस धनात्मक गोले में बीच बीच में पाए जाते हैं। इसको आप तरबूज के रूप में समझिए। इसे किस तरीके से समझे, जैसे अपन तरबूज लेते, तरबूज जो गोल तरबूज है वो तरबूज किसकी तरह हुआ, परमाणु की तरह। तो ये जो तरबूज के अंदर 2 भाग होते हैं, एक बीज होता है, एक लाल भाग होता है, आपने देखा होगा अंदर से। तो जो लाल भाग अपन खाते हैं, तो वो जो लाल भाग है वो तो है धनात्मक भाग, और वो छोटे छोटे बीज हैं जिसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। हो सकता है कि एक ही लाइन में, हो सकता है अलग अलग हो सकता है कि एक बीज में दूसरे बीज में बहुत ज़्यादा गैप हो। तो उन्होंने बोला कि ये जो बीज हैं ये इलेक्ट्रॉन की तरह हैं, और ये जो लाल भाग है तरबूज के अंदर वो किसकी तरह है, वो धनात्मक भाग की तरह होता है, और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक भाग की तरह होते हैं। तो ये थॉमसन मॉडल है। तो थॉमसन मॉडल में 2 बातें ध्यान में आपको रखनी। ये गोला जो होता है ये धनात्मक गोला है, इसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 होती है। इलेक्ट्रॉन इसमें एक निश्चित पोजीशन पर नहीं पाए जाते हैं, वो अलग अलग स्थान पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसे किस तरीके समझे, इसे तरबूज के हिसाब से आप समझे। तरबूज का लाल भाग क्या है, तो वो है आपका धनात्मक भाग, और तरबूज में जो बीज पाए जाते हैं वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है जो एक निश्चित पोजीशन पे स्थान पर नहीं पाए जाते। ये था थॉमसन मॉडल, इसको भी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता सोमरफेल्ड सुधार। देखिए बोर मॉडल पे जो दोष लगे इसका इंप्रूवमेंट लेके आया सोमरफेल्ड ने बोला कि चलो बोर पे जो फॉल्ट्स आ रहे हैं नजर, उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो उन्होंने बोला
कि वर्ताकार पथ की बातचीत हो रही है अभी तक। रदरफोर्ड ने बोला वर्ताकार पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह मॉडल परमाणु में वर्ताकार, दीर्घ वर्ताकार, वर्ताकार तो वर्ड पहले से यूज हो रहा होगा, इन्होंने एक और वर्ड यूज किया, वो था दीर्घ वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक कोश में एक वर्ताकार पथ होता है और एक दीर्घ वर्ताकार पथ होता है। एक छोटा वर्ताकार पथ होगा और एक दीर्घ वर्ताकार बड़ा पथ होगा। तो हर एक कोश में दो पथ होते हैं, एक वर्ताकार और एक दीर्घ वर्ताकार। चलिए इसको समझते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, ये नाभिक है, नाभिक का एक कोश है के, तो ये एक वर्ताकार पथ है, इसी के साथ में एक इसका दीर्घ वर्ताकार पथ भी होगा। दूसरी बात करते हैं एल, ये एक वर्ताकार पथ है, ये भी एल एक कक्षा है, तो ये वर्ताकार पथ, इसके साथ में ये इसका दीर्घ वर्ताकार पथ। इसके बाद बात करते हैं एम, ये एक कक्षा है, वर्ताकार पथ, इसके साथ में ये इसका दीर्घ वर्ताकार पथ। इसके बाद में एन एक कक्षा है, वर्ताकार पथ, और ये इसके साथ में दीर्घ वर्ताकार पथ। ध्यान से समझिएगा। तो सोमरफील्ड ने दीर्घ वर्ताकार वर्ड को यूज किया। उन्होंने बोला दीर्घ वर्ताकार पथ भी होता है, हर कोश में दो पथ होते हैं, यानी हर कोश में एक वर्ताकार होता है और एक दीर्घ वर्ताकार पथ होता है। हर कोश का दो, हर कक्षा के दो पथ होते हैं, एक वर्ताकार एक दीर्घ वर्ताकार। ऐसा किसने बताया? सोमरफील्ड ने एक्सप्लेन किया। यहाँ पर जो एक क्वांटम संख्या वर्ड भी अपन इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने बोला जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहली क्वांटम संख्या होती है जो कोश के बारे में बताती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या के दो भाग होते हैं, एक nr और एक n थीटा। तो nr इज इक्वल टू त्रिज्या क्वांटम संख्या और थीटा इज इक्वल टू कोणीय क्वांटम संख्या। इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं, अगर इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो n मुख्य क्वांटम संख्या इज इक्वल टू nr त्रिज्या क्वांटम संख्या प्लस n थीटा कोणीय क्वांटम संख्या। ये सोमरफील्ड ने बताया था कि मुख्य क्वांटम संख्या दो चीजों पर निर्भर करती है, कोण के ऊपर है और एक त्रिज्या के ऊपर। ध्यान से समझिएगा, यही कोण और त्रिज्या को जोड़ते हुए मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा वर्ताकार पथ कब होता है और दीर्घ वर्ताकार पथ कब होता है। जब कोण व त्रिज्या दोनों बदलती है तो इलेक्ट्रॉन किस में घूमते हैं? दीर्घ वर्ताकार पथ में घूमेंगे। ध्यान से समझिएगा, जब कोण भी बदलेगा, कोण के साथ साथ में त्रिज्या भी बदलेगी, रेडियस बदलेगी, तो फिर क्या होगा? वो दीर्घ वर्ताकार पथ में घूमेंगे। इसी के साथ में ध्यान से समझिएगा, केवल कोण